100% लोग कहेंगे कि इम्यूनिटी होनी चाहिए, इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी एक्सपोज्ड है बाहर के एनवायरनमेंट से, और उस एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे पैथोजेंस हैं जो कि डिजीज कॉज करा सकते हैं। पैथोजेंस की जब हम बात करते हैं तो आमतौर पे आप सुनते हैं कि वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, फंगस हैं, पैरासाइट्स हैं, प्रोटोजोन्स हैं, फॉर एग्जांपल अमीबा एक्सेट्रा। फिर आपके एनवायरनमेंट के अंदर कोई ऐसी चीज हो सकती है जो कि आपको एलर्जी कॉज कराए और आपकी बॉडी को डैमेज कर सके। फिर कुछ टॉक्सिन्स हैं, आपकी बॉडी के अंदर कुछ चीजें लग सकती हैं, फॉर एग्जांपल कोई ट्रांसप्लांट हुआ है अगर आपको किसी भी चीज का, या कोई नॉन मेटल गैसेज हैं, फॉर एग्जांपल आयोडाइड है, ब्रोमाइड है एनवायरनमेंट में, ये सब आपको नुकसान पहुंचा सकती है। देन आपकी बॉडी के कुछ सेल्स भी खराब हो सकते हैं। अगर फर्ज करें उनमें नेचुरली जो सेल साइकिल है फॉलो नहीं हो रही है, सेल साइकिल के किसी स्टेप में खराबी हो गई, तो वो एब्नॉर्मल सेल्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। सो इन तमाम चीजों को चेक एंड बैलेंस में रखने के लिए, चाहे वो एक्सटर्नल पैथोजेंस हो, चाहे वो टॉक्सिन्स हो, चाहे वो पॉइजनस मटेरियल्स हो, चाहे आपकी बॉडी के अपने सेल्स एब्नॉर्मल हो जाए, वी नीड अ सिस्टम। सो दैट सिस्टम विल बी नोन एज द इम्यून सिस्टम, एंड दैट सिस्टम इज मेंट टू प्रोवाइड a defense mechanism to your body against the pathogens or disease causing agents. Okay, so immunity की इंपॉर्टेंस क्या है कि आपकी बॉडी को ना सिर्फ एक्सटर्नल पैथोजन से, बल्कि अगर इंटरनली भी कोई खराबी हो गई और कोई सेल्स आपके एब्नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, कैंसरस हो गए, म्यूटेट हो गए, उन सब से बचाने के लिए अपना रोल प्ले करेगा। ओके, सो इम्यूनिटी वुड बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू रेजिस्ट इन्फेक्शन और डिजीज। बहुत सारे सेल्स इन्वॉल्व हो जाएंगे फिर इस काम के लिए। आपने अभी तक बहुत सारे सेल्स पढ़ लिए हैं, न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, याद है किसी को? ग्रेन्युलोसाइट्स, ग्रेन्युलोसाइट्स हम पढ़ के आ चुके हैं। लिम्फोसाइट्स पढ़े थे हम लोगों ने, न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल, बेसोफिल पढ़े थे, याद है किसी को? चलिए, टूबा को याद है। सो वो सेल्स भी काम आएंगे और कुछ नए सेल्स के भी आप नाम सुनेंगे यहाँ पे, जैसे कि लिम्फोसाइट्स की फैमिली का एक और सेल है जिसे आप नेचुरल किलर सेल कह रहे होते हैं। ये चौकीदार बन के बॉडी के अंदर हर जगह घूम रहा होता है और ये डायरेक्ट वायरस इन्फेक्टेड सेल को या एब्नॉर्मल लुकिंग सेल को डिस्ट्रॉय करने की सलाहियत रखता है। इसी तरह आपके पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का उस दिन हमने जिक्र किया था कि अगर कोई एंटीजन, फॉरेन एंटीजन बॉडी में आ जाती है, नॉन सेल्फ एंटीजन आ जाती है, उसको लेके टी हेल्पर सेल तक पहले जाना है, फिर टी हेल्पर सेल पूरी बॉडी के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स को स्टार्ट करेगा। तो एंटीजन प्रेजेंट करने के लिए भी सेल्स होंगे हमारे पास, मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स, और वहां पे फिर एक और सेल भी डेंड्रिटिक सेल कहलाता है जो कि मैक्रोफेज फैमिली का, वो हमारे लिए एंटीजन प्रेजेंटेशन करा रहा होता है। तो कुछ नए सेल्स के भी हम नाम करने लगे और कुछ नई चीजें भी हम पढ़ने लगे। ओके, अब इम्यूनिटी के बारे में शुरू से आप याद रखें, दो तरह की इम्यूनिटी हो सकती है, एक इननेट या नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, दूसरी हो सकती है अडेप्टिव या स्पेसिफिक इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी कौन सी है? आप में, मुझ में, हमारे पेरेंट्स में, बहन भाइयों में, बच्चों में, सब में एक जैसी बना दी गई जब हम प्रोड्यूस हो रहे थे उस वक्त। दिस विल नॉट रिक्वायर एन एक्सपोजर टू अ फॉरेन सब्सटेंस और अ पैथोजन। ओके, एग्जांपल क्या है? हमारी सबकी बॉडी के अंदर स्किन है, मतलब एपिथेलियम है, वो इंटैक्ट है। जब तक वो इंटैक्ट होता है उस वक्त हमारे पास ये एबिलिटी होती है कि बॉडी के अंदर डायरेक्ट कोई पैथोजन स्किन से नहीं अंदर आ सकता। इसी तरह हमारा जीआई है, अगर हम कुछ खा लेते हैं वो चीज सीधी हमारे स्टमक में जाती है, स्टमक के अंदर एचसीएल है जो कि पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो नॉन स्पेसिफिक की बात हो रही है, मतलब हर तरह का ऑर्गेनिज्म जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, हर, चाहे कोई भी हो, उससे लड़ रही है आपकी इन्नेट इम्यूनिटी। और ये हम सब में बराबर है, स्किन मेरे पास भी है, आपके पास भी है, जीआई मेरे पास भी है, आपके पास भी है, न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स मेरे पास भी है, आपके पास भी है। तो इन्नेट इम्यूनिटी वो वाली इम्यूनिटी जो हम सब में पैदाइश से मौजूद है, किसी स्पेसिफिक नए ऑर्गेनिज्म से एक्सपोजर पे जो बनेगी वो आपकी फिर स्पेसिफिक इम्यूनिटी बन जाएगी। हो सकता है मैं किसी एक ऑर्गेनिज्म से एक्सपोज हो जाऊं, आप ना हो, तो वो इम्यूनिटी जो स्पेसिफिक होगी फिर मेरे अंदर मौजूद होगी उस ऑर्गेनिज्म के खिलाफ। आप चूंकि एक्सपोज ही नहीं हुए, वो एंटीजन ही आपके पास नहीं आई, तो आपकी बॉडी में वो वाली चीज के अगेंस्ट में इम्यूनिटी मौजूद नहीं होगी। जब भी आप एक्सपोज हो जाएंगे, आपको कर दिया जाएगा उस ऑर्गेनिज्म से एक्सपोज, उस वक्त आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाएंगी और आप उसके अगेंस्ट भी इम्यून रिस्पॉन्स रखना शुरू कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह याद कर लीजिए, जैसे आजकल आप लोगों ने सुना हुआ है कोरोना का, जिसको भी कोरोना हो रहा है और वो कोरोना से एक्सपोज हो रहा है तो फिर उसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बन जाती है।
जो लोग कोरोना से एक्सपोज ही नहीं हुए, उनकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज नहीं बनती, उनको आपको वैक्सीनेट करके एंटीबॉडीज देनी पड़ रही होती हैं, या आप वैक्सीनेशन कर रहे होते हैं। सो पहले लेक्चर में हम करने लगे इनेट इम्यूनिटी या नॉन स्पेसिफिक डिफेंस, वो जो हम सब में बराबर है, वो जो हम सब लेके पैदा हुए, जिसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, और ये हमारे पास इनबिल्ट मौजूद है। हम सब के अंदर होमो सेपियंस में ये इननेट इम्यून मैकेनिज्म के कुछ जो कंपोनेंट्स हम अभी पढ़ने लगे, ये प्री फॉर्म्ड है, प्री डिटरमिन्ड है, और इस सब के पास बराबर है और एक जैसे। ओके, समझ आया? यहाँ तक दो में क्लासिफाई कर दिया हमने शुरू में, एक इननेट इम्यूनिटी और एक एडेप्टिव या स्पेसिफिक इम्यूनिटी। यहां तक क्लियर है? तो हम आगे बढ़े, फिर इननेट को स्टार्ट करें। ओके, क्लासिफिकेशन को याद कर लीजिएगा, चार्ट टाइप फॉर्म में भी मैंने बना दिया ताकि आपको शुरू से याद रहे। इम्यून सिस्टम में एक इननेट होगा और एक एडेप्टिव या एक्वायर्ड होगा। इननेट की खास बात क्या है, इसको काम करने के लिए एक्टिवेट होने की जरूरत नहीं है, प्री एक्टिवेटेड पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल स्किन है तो हमारे पास मौजूद है, म्यूकोजल मेम्ब्रेन इंटैक्ट है, पहले से मौजूद है हमारे पास, जीआई की मेम्ब्रेन, म्यूकोजा ऑफ द माउथ सब इंटैक्ट है, बनानी नहीं पड़ रही है। सेल्स फॉर एग्जांपल मैक्रोफेजेस, नेचुरल किलर सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, यूजिनोफिल, बेसोफिल पहले से तैयार है, हमें बनाने नहीं पड़ रहे। केमिकल्स लाइक इंटरफेरॉन, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ये हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं, बनाने नहीं पड़ रहा है आपको। और इन्फ्लेमेशन या फीवर भी आपकी बॉडी को पहले से आता है, सिखाना नहीं पड़ रहा। तो इननेट इम्यून सिस्टम हमारे सबके पास एक बराबर है, मुझे भी फीवर हो सकता है, आपको भी फीवर हो सकता है, इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में भी होगी, मेरी बॉडी में भी हो सकती है। सो ये हम सबके पास एक जैसा है और प्री फॉर्म्ड है इननेट इम्यून मैकेनिज्म। ये स्पेसिफिक टू अ स्पीशी होता है, तो सब होमोसेपियंस के पास ये बराबर मौजूद है। ओके, उम्मीद करता हूं सब होमोसेपियन ही है हम लोग ना। देन एडेप्टिव इम्यूनिटी वो होगी जो स्पेसिफिक एक्सपोजर के बाद होगी किसी पैथोजन से या डिजीज कॉजिंग सब्सटेंस से। उसमें फिर हमारे पास सेल मीडिएटेड और ह्यूमोरल दो तरह की ब्रांचेस हैं, या दो तरह की टाइप्स हैं। सेल मीडिएटेड कौन सी होगी? जिसपे हमारे टी सेल या CD8 पॉजिटिव टी सेल या साइटोटॉक्सिक टी सेल डायरेक्ट वायरस इन्फेक्टेड सेल को जाके मार देंगे और किल कर देंगे। और उसके बाद हमारे बी सेल्स प्लाज्मा सेल बनाएंगे और एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन भी हो जाएगी उस पैथोजन के अगेंस्ट में, जो कि पहली मर्तबा हमारी बॉडी में आया था और स्पेसिफिकली हमारी ही बॉडी से इंटरेक्ट हुआ था, सब लोगों के साथ उसने इंटरेक्ट नहीं किया था, हमारा ही एक्सपोजर हो गया था उससे। ओके, सो इननेट इम्यून सिस्टम की बात करेंगे अब डिटेल में। इननेट इम्यून सिस्टम में हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जो हमें बचाएंगी। सबसे पहले तो हमारे जो फिजिकल बैरियर्स हैं, वो डेंजरस मटेरियल्स को, पैथोजेंस को हमसे दूर रखे हुए हमारी बॉडी में एंटर नहीं होने दे रहे हैं। मैंने आपको समझाया कि स्किन, माउथ की म्यूकोजा, जीआईटी की म्यूकोजा, अगर आप खाना पीना खा रहे हैं तो कहां जा रहे हैं? जीआईटी में जा रहे हैं। एग्रीड? खाना जीआईटी में ही जा रहा है ना। सांस ले रहे हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर सांस जा रहा है, वहां रेस्पिरेटरी म्यूकोजा है। तो आपकी बॉडी में ऑर्गेनिज्म या पैथोजन कहां से एंटर हो सकता है? सांस में से जा सकता है, खाने के अंदर जा सकता है, स्किन से जा सकता है, उन सब जगहों पे फिजिकल बैरियर लगे हुए। म्यूकोजा आपका इंटैक्ट होता है, उसमें कोई ब्रीच नहीं होता, वो कंटिन्यूअस होता है और ऑर्गेनिज्म को उसमें से पेनिट्रेट होने का मौका नहीं मिलता। इसी तरह जब तक आपकी स्किन इंटैक्ट है, कोई कट नहीं है, कोई डैमेज नहीं है, कोई ट्रॉमा नहीं है, तब तक आपकी स्किन से भी पास होकर कोई पैथोजन अंदर नहीं जा सकता। सो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारी इंटैक्ट म्यूकोजा और स्किन है। और फर्ज करें इसको क्रॉस कर गया कोई ऑर्गेनिज्म, तो फिर हमारे पास इननेट इम्यूनिटी में सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस भी है। बहुत सारी चीजें बॉडी के अंदर मौजूद है जो कि फिर एक्टिवेट हो जाएंगी और वो सारी की सारी इस तरह से फंक्शन करेंगी कि इन्फेक्शन को लिमिट कर दे और इन्फेक्शन बहुत ज्यादा आगे ना बढ़ सके। ओके, इसमें आपके पास मशहूर सेल्स फेगोसाइटोसिस कराने वाले। फर्ज करें स्किन से कोई बैक्टीरिया अंदर घुस गया, न्यूट्रोफिल घूम रहे हैं पहले से, मैक्रोफेज पहले से घूम रहे हैं, वो इसको पकड़ के इंगल्फ करेंगे और इसकी फेगोसाइटोसिस कर देंगे। इसी तरह आपके पास एक सेल और होता है, लिम्फोसाइट फैमिली का ये सेल है, नेचुरल किलर सेल। इसका गाइडेन के अंदर रोल बहुत कम लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप दूसरी बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें नेचुरल किलर सेल का जिक्र है। ये सेंस करता रहता है कि आपकी बॉडी के कौन से सेल्स म्यूटेट हो गए और उन पे आपकी अपनी एंटीजेंस नहीं लगी, तो वो जो आपकी बॉडी के सेल्स खराब हो रहे हैं उनके एंटीजेंस
डिस्ट्रॉय हो रही है, डिस्ट्रॉट हो रही है, उनको भी ये किल कर देता है ताकि कोई गलत तरह की चीज बॉडी के अंदर ना रह सके। उसामा भाई ये उस वक्त जाएंगी एलएमएस पे जब ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, उम्मीद रखें इंशाल्लाह आज के दिन में ही दोनों की दोनों अपलोड हो जाएंगी, जबकि हम पढ़ लेंगे उसके बाद। ओके, ये चैट में एक क्वेरी आई थी, उसका रिस्पॉन्स किया मैंने, ठीक है। देन और क्या चीजें नॉन स्पेसिफिक इंटरफेरॉन्स होंगे, इंटरफेरॉन गामा का नाम सुना हुआ होगा आप लोगों ने। ये सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के इन्फेक्टेड सेल के पड़ोस में मैसेज दे देते हैं कि यार ये इन्फेक्टेड सेल आपके पड़ोस में है, इससे जरा बच के रहिए, और अपने अंदर कोई ऐसी चीज प्रिपेयर करें कि ये वायरस आपको अटैक ना कर सके। सो वायरल ब्लॉकेज करा रहे होते हैं इंटरफेरॉन्स, और ये भी हमारी बॉडी के अंदर नॉन स्पेसिफिक डिफेंस के लिए काम कर रहे हैं। देन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, कुछ प्रोटीन्स हैं जो कि एक्टिवेटेड और इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होती हैं, इनके भी बहुत सारे काम होते हैं। फॉर एग्जांपल ये ऑप्सोनाइजेशन करा देंगे और मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बना के किसी भी पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर देंगी, उसमें होल क्रिएट करके। सो ये भी हमारे पास पहले से मौजूद है, बनानी नहीं पड़ रही है। फिर इन्फ्लेमेशन का जिक्र सुना हुआ होगा आप लोगों ने, इन्फ्लेमेशन का नाम सुना हुआ होगा। इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी का एक नेचुरल रिस्पॉन्स है जिसकी वजह से इन्फ्लेम्ड एरिया या वो एरिया जहां पे आपका पैथोजन आ चुका है उस तरफ बॉडी की सर्कुलेशन बढ़ जाती है, ब्लड ज्यादा जाता है, व्हाइट ब्लड सेल्स ज्यादा जाते हैं, इन्फेक्शन लिमिट होता है और स्प्रेड होने से बचता है। देन ये जो हमें फीवर हो जाता है इन्फेक्शंस में, ये भी हमारे लिए प्रोटेक्टिव है। आपको वायरल इन्फेक्शन हो या आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, फीवर दोनों के अंदर आ रहा होता है, और इस फीवर की वजह से भी आपको कुछ फायदे होते हैं जो कि हम अभी पढ़ने लगे। सो टू सम इट अप, इनेट इम्यूनिटी जो हम सब के अंदर बराबर है, जो कि पैथोजन के आते ही स्टार्ट हो जाती है, स्पेसिफिक नहीं होती, नॉन स्पेसिफिक होती है। उसमें बहुत तरह के हथियार हैं हमारे पास। सबसे पहले हमारे फिजिकल बैरियर्स इंटैक्ट हैं तो हम बचे हुए। देन हमारे पास न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस हैं, हम बचे हुए। यूजिनोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं, हम बचे हुए। इम्यून सर्वेलेंस सेल्स हैं, नेचुरल किलर सेल्स, हम बचे हुए। इंटरफेरॉन्स हैं तो हम बचे हुए, कॉम्प्लीमेंट्स हैं तो हम बचे हुए, इन्फ्लेमेशन और फीवर हो रही है तो हम बचे हुए। ये हम सबके साथ होता है, हम सबके पास है। क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जिसको कभी फीवर ना हो? कोई एक बच्चा जिसने फीवर का नाम ना सुना, या इन्फ्लेमेशन के बारे में ना पता हो, कभी इन्फ्लेमेशन नहीं देखी है? मेरा नहीं ख्याल कोई भी क्लास में ऐसा होगा। ओके, देन न्यूट्रोफिल्स, यूजेनोफिल्स, बेसोफिल्स और मैक्रोफेज किस किस के पास है? चैट में बता दें। सबके पास है। ये रोल नंबर 59 ने सबकी तरफ से जवाब दे दिया कि सबके पास है। ओके, और जवेरिया ने भी बता दिया कि सबके पास है। सो ये हम सबके पास है जो हमारा नॉन स्पेसिफिक डिफेंस है, और हम इसकी वजह से बहुत प्रोटेक्शन हासिल कर रहे हैं। फिजिकल बैरियर्स में आपकी स्किन, हेयर, एपिथेलियल सेल्स, इंटरनल पैसेजवेज, जैसे मैंने आपको बताया रेस्पिरेटरी पैसेजवेज है, या जैसे आपके जीआईटी की म्यूकोजा है। फिर आपकी सीक्रीशंस हैं दैट फ्लश अवे द मटेरियल, जो हमारा स्वेट है, लैक्रिमल ग्लैंड्स है, म्यूकस है, यूरिन है, सारे के सारे जो भी ऑर्गेनिज्म में ट्रैप होता है उसको फ्लश अवे करा देते हैं, क्योंकि सीक्रीशन आपकी बॉडी से बाहर की तरफ जा रही होती है। आपके आंसू बाहर की तरफ बह रहे हैं, आपका स्वेट बाहर की तरफ जा रहा है, आपका म्यूकस बाहर की तरफ जा रहा है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको बचा रही है। देन सीक्रीशंस है, आईजीए की सीक्रीशन है, आपके टीयर्स के अंदर एंटीबॉडीज की सीक्रीशन है, स्टमक के अंदर एसिड है, एंजाइम्स है, एंटीबॉडीज है, ये सब भी हमें बचा रही है। सो फिजिकल बैरियर्स और सीक्रीशंस के अंदर ये सारी चीजें मौजूद हैं जो कि हमें किसी भी स्पेसिफिक चीज के अगेंस्ट में बचा रही है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का एक सवाल आया, वो अभी जहां रेलेवेंट होगा उसको मैं आंसर कर दूंगा, पहले वहां तक पहुंचे। ओके, सो ये सब चीजें हैं जो इनेट इम्यून मैकेनिज्म में सबके पास मौजूद है। टीयर्स भी सबको आते हैं, स्वेट भी सबको आ रहा है, म्यूकस भी सबके पास है, और ये हमने सबको प्रोटेक्शन दे रहा है। ओके, देन न्यूट्रोफिल्स, यूजिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, कलेक्टिवली जिन सबको आप डब्ल्यूबीसी कह रहे थे, जिसमें आपके पास के लिम्फोसाइट्स भी आ जाते हैं, बी और टी लिम्फोसाइट, ये भी हम सबके पास मौजूद है। न्यूट्रोफिल, यूजिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, मैक्रोफेज, ये हम सब के नॉन स्पेसिफिक डिफेंस के अंदर काम कर रहे हैं।
और ये फेगोसाइटोसिस करा रहे हैं खासतौर पे। ओके, ये वाले सेल्स जो ब्लू से हाईलाइट हुए हैं, ये जो टी लिम्फोसाइट्स हैं या बी लिम्फोसाइट्स हैं, वो स्पेसिफिक इम्यून रिस्पांस पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन न्यूट्रोफिल, यूजिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, मैक्रोफेज, जैसे ही बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया आता है, जैसे ही बॉडी के अंदर कोई हार्मफुल ऑर्गेनिज्म आता है, जैसे ही बॉडी के अंदर कोई इम्यून कॉम्प्लेक्स आता है, तो उनकी फेगोसाइटोसिस करा रहे होते हैं, चाहे वो कोई भी। ओके, देन फेगोसाइटोसिस में क्या हो रहा होगा, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, कोई भी पैथोजन आया, आपने इसको इनगल्फ किया, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मैक्रोफेज पड़ा हुआ था और मैक्रोफेज ने जो है वो एक पार्टिकल को इंजेस्ट किया, इसने फेगोसोम बना लिया, लाइसोसोम इसके पास पहले से पड़ा हुआ था जिसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स थे, फेगोसोम और लाइसोसोम मिलके फेगोलाइसोसोम बनेंगे और फिजिकल डिस्ट्रक्शन हो जाएगी इस ऑर्गेनिज्म की जो आपकी बॉडी के अंदर आया था, और इसकी एंटीजेंस पर चली जाएंगी टी हेल्पर सेल के साथ, और इसका रेजिड्यू जो है वो बाहर एक्सोसाइटोसिस के थ्रू जाके बॉडी से खारिज हो जाएगा, यही ऑर्गेनिज्म किल हो जाएगा। सो न्यूट्रोफिल, यूजिनोफिल, बेसोफिल या मोनोसाइट एक्टिवेट हुए किसी के भी अगेंस्ट उन्होंने इस तरह से उसकी फेगोसाइटोसिस करा दी। अगेन ये नॉन स्पेसिफिक है, उन्होंने सोचा नहीं कि कौन सा बैक्टीरिया आया था, जो बैक्टीरिया दिख गया उन्होंने उसको किल कर दिया, बगैर सोचे समझे कि कौन सा बैक्टीरिया था। ओके, इसलिए ये इननेट इम्यून सिस्टम का पार्ट हो गया। बेसोफिल्स ने क्या किया था, इसी तरह जहां पे भी आपकी बॉडी के अंदर कोई इंफेक्शन जाके बैठा था, इन्होंने बेसोफिल्स ने वहां पे वेसोडायलेटर्स को रिलीज किया था, हेपरिन, हिस्टाडीन एंड अदर केमिकल्स, दी इकोनोइड्स, जिनकी वजह से इन्फ्लेमेशन हुई थी, जिनकी वजह से कैपिलरी परमिबिलिटी बढ़ गई थी और वेसोडायलेशन होती थी। फायदा क्या हुआ था हमें उसका, जब रास्ता खुल गया था किसी टिश्यू तक पहुंचने का, तो ज्यादा डब्ल्यूबीसीज वहां चले गए थे और जल्दी जल्दी उन्होंने इन्फेक्शन को लिमिट कर दिया था। सो बेसोफिल्स ने हमें इस तरह से बचा लिया। यूजिनोफिल्स ने किस तरह से बचाया, कोई पैरासिटिक इन्फेस्टेशन हो गई, कोई वॉर्म आ गया आपकी बॉडी के अंदर, इन्होंने फौरन से जाके उस वॉर्म को किल किया, अगर कोई इम्यून कॉम्प्लेक्स था तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अब सोचे समझे बगैर, नॉन स्पेसिफिक हो रहा है, जो भी इम्यून कॉम्प्लेक्स मिल गया इनको, जो भी पैरासाइट मिल गया इनको, उसके अगेंस्ट पे काम कर दिया इन्होंने। स्पेसिफिक का वेट नहीं किया कि फला ऑर्गेनिज्म आएगा तो मैं उसके खिलाफ ही काम करूंगा, फला केमिकल का इम्यून कॉम्प्लेक्स मिलेगा तो मैं उसके अगेंस्ट ही काम करूंगा। सो इननेट इम्यून मैकेनिज्म का ही पार्ट होगा ये यूजिनोफिल। देन फेगोसाइट्स किस तरह से जाएंगे किसी भी इन्फ्लेम्ड एरिया तक या इन्फेक्टेड एरिया तक। इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जो आपके रिलीज हुए मास्ट सेल्स से, या वेसोडाइलेशन जो हो गई है ड्यू टू बेसोफिल्स, उसकी वजह से फिर यहाँ पे मार्जिनेट होकर डब्ल्यूबीसीज की पॉपुलेशन जाना शुरू कर देगी, डायबिटीज के थ्रू ये मूव करेंगे, और जो केमिकल मीडिएटर्स रिलीज हुए उनकी वजह से ये मूवमेंट हो रही होती है, तो इसको आप कीमोटैक्सिस कह रहे होते हैं। सो एक टिश्यू इंजर हुआ, इन्फ्लेम हुआ, वहां पे वेसोडाइलेशन हो गई और उसके बाद वहां डब्ल्यूबीसी आना शुरू हो गए। सो इंजरी लीड्स टू इनकमिंग डब्ल्यूबीसीज इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दैट टिश्यू। ओके, फिर मैंने आपको बताया कि एक नेचुरल किलर सेल नाम का सेल भी घूम रहा है आपकी बॉडी में। ये लिम्फोसाइट फैमिली का सेल है, डाइटिन में इसका जिक्र बहुत कम है, लेकिन आप अच्छी बुक्स जब पढ़ेंगे जो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड ज्यादा नॉलेज रखती हैं, आपके लेवल से थोड़ी सी ऊपर की बुक्स है, माइक्रोबायोलॉजी में जब आप आएंगे थर्ड ईयर में तो फिर आपको पढ़ाई जाएगी, उस वक्त आप ये पढ़ेंगे कि लिम्फोसाइट फैमिली का एक और सेल भी था जो बॉडी के अंदर मौजूद होता है, दैट इज कॉल्ड अ नेचुरल किलर सेल और एनके सेल। ये एनके सेल भी आपकी बॉडी का जो सेल सेल्फ एंटीजन डिस्प्ले नहीं कर रहा, जो सेल म्यूटेट हो गया है, उसको डिटेक्ट कर रहा होता है और फिर उसको किल कर रहा होता है। किस तरह से, लिम्फोसाइट फैमिली का सेल है, लिम्फोसाइट वाले काम करेगा। कोई लिम्फोसाइट जब आपकी बॉडी के अंदर सेल को डिस्ट्रॉय करता है तो उसकी मेम्ब्रेन को तोड़ता है और मेम्ब्रेन के थ्रू कुछ ग्रेन्जाइम्स नाम की सब्सटेंस को अंदर एंटर कराता है, जिसकी वजह से एपोप्टोसिस या एपोटोसिस हो जाती है और जो इन्फेक्टेड सेल था वो डाई हो जाता है या किल हो जाता है। सो नेचुरल किलर सेल भी क्या करेगा, इसको जो इन्फेक्टेड सेल दिखेगा बॉडी के अंदर जो खराब हो चुका होगा उसकी ये एपोप्टोसिस करा के उसको खत्म कर देगा। अगेन ये नॉन स्पेसिफिक इसलिए क्योंकि इसको जो भी सेल म्यूटेटेड मिल गया, जो भी सेल इन्फेक्टेड मिल गया, चाहे वो किसी भी वायरस से इन्फेक्ट हुआ, नेचुरल किलर सेल ने उसके लिए सोचे समझे बगैर फौरन से काम करना है और फौरन से उसको किल कर देना है। ओके, अभी तक का
रिवाइज करा के फिर मैं कुछ चीजों पे और आता हूँ। सो हम पढ़ क्या रहे हैं, हम इननेट इम्यून मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं विच इज पार्ट ऑफ द इम्यूनिटी। ये हम सब के अंदर पहले से मौजूद है और ये एक बराबर है, जितना मेरे पास है उतना ही आपके पास होना चाहिए, उतना ही बाकी ह्यूमन बीइंग्स के पास होना चाहिए। इसमें हमारी इंटैक्ट स्किन, हमारी इंटैक्ट म्यूकोजा जो हम सबके पास है वो हमें बचा रही है, न्यूट्रोफिल्स, यूजिनोफिल्स, बेसोफिल्स हमें बचा रहे हैं, इन्फ्लेमेशन हमें बचा रही है, नेचुरल किलर सेल्स हमें बचा रहे हैं जहां तक हमने पढ़ा। देन कुछ और चीजें हम सबके पास है जो हमें बचा रही है। इंटरफेरॉन्स का नाम सुना है कभी आप लोगों ने? किसी ने सुना हुआ इंटरफेरॉन का नाम? किस किस ने सुना हुआ है? सबने सुना हुआ है। ये इंटरफेरॉन क्या करते हैं, आपकी बॉडी में 10 सेल एक बराबर पड़े हुए, कोई एक सेल है जो वायरस से इन्फेक्ट हो गया और खराब हो गया, अब पड़ोसियों को उसकी इत्तला पहुंचाते हैं इंटरफेरॉन्स। फर्ज करें ये एक सेल था जो कि खराब हो गया, जिसको वायरस ने इन्फेक्ट कर लिया, पड़ोसियों को इंटरफेरॉन की सिग्नलिंग के थ्रू पता लग जाएगा कि पड़ोस का सेल बीमार हो चुका है, यहां तक वायरस आ चुका है, आप अपनी तैयारी कर लीजिए ताकि ये वायरस आप तक ना आए। सो इस तरह के एंजाइम्स बनने शुरू हो जाएंगे पड़ोसी सेल में जो वायरल रेप्लिकेशन को रोकेंगे। दूसरा इंटरफेरॉन क्या करते हैं, मैक्रोफेजेस को पकड़ के लेके आते हैं कि भाईजान ये सेल इन्फेक्ट हो गया, प्लीज इसको फेगोसाइटोस कर दें और इसको किल कर दीजिए। तीसरा काम क्या करते हैं, ये इंटरफेरॉन अगेन नेचुरल किलर सेल को अट्रैक्ट करते हैं, उसको लेके आते हैं कि भाई मैक्रोफेज भी ट्राई कर रहा है इस सेल को किल करने की, जरा आप भी अपनी कोशिश कीजिए और आप भी ट्राई कीजिए कि ये वायरस इन्फेक्टेड सेल किल हो जाए। सो ये इंटरफेरॉन्स भी हम सबके पास होते हैं। जब कभी बॉडी के अंदर कोई वायरस आता है तो ये इंटरफेरॉन्स रिलीज होके 3 बड़े काम कराते हैं। पड़ोसी सेल को तैयार करते हैं कि वायरल रेप्लिकेशन हो सकती है आपके अंदर, उसको रोकें। नेचुरल किलर सेल्स को लेके आते हैं कि भाई फला सेल इन्फेक्टेड है, इसको किल करके खत्म कीजिए। मैक्रोफेज को लेके आते हैं कि यार ये सेल ठीक नहीं है, इसकी फेगोसाइटोसिस करा के इसको खत्म कर। सो इंटरफेरॉन्स का ये रोल है हमारी बॉडी के अंदर, और ये इस तरह से एबनॉर्मल सेल्स या वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को स्टार्ट से किल करने शुरू करते हैं। और अगेन ये नॉन स्पेसिफिक इसलिए क्योंकि कोई भी वायरस आएगा ये अपना काम जरूर करेंगे, स्पेसिफिक वायरस का इंतजार नहीं करेंगे। क्लियर है? चलिए शाबाश। फिर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स का जिक्र मैं आपको करते हुए ये बता दूं कि कुछ प्रोटीन्स आपकी बॉडी के अंदर जो कि आपके फायदे के लिए हैं, ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होने के बाद एक्टिवेट होती हैं, जो आप ह्यूमरल इम्यूनिटी में कल डिटेल में पढ़ेंगे। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स के बारे में कुछ बेसिक बातें बस मैं आपको यहाँ बता दूं। ये आपके लिए ऑप्सोनाइजेशन कराएंगी, मतलब ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कराएंगी, ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में अपना रोल प्ले करेंगी और इन्फ्लेमेशन को बढ़ाएंगी ताकि लिमिट हो सके इन्फेक्शन। देन ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बना सकती हैं आपकी बॉडी के अंदर। मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स किसी पैथोजन की सरफेस पे बनता है और ये उसकी सरफेस को डिसॉल्व कर देता है। एज ए रिजल्ट उसके अंदर आसपास जो पड़ा हुआ पानी था, आसपास पड़े हुए जो सॉल्ट्स थे वो आते हैं और वो सेल लाइज हो जाता है। देन यही कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स आपके पास एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के जो कॉम्प्लेक्स आपकी बॉडी में घूम रहे थे उनको भी खत्म कर रही होती हैं या उनको खत्म करने में अपना रोल प्ले कर रही हैं। ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हम सबके पास हैं, 11 प्रोटीन्स होती हैं इस फैमिली में और इनके पे नाम है C3, C5, AB करके इस तरह से इनके नॉमेनक्लेचर है। ये आप कल एंटीजन एंटीबॉडी वाली इम्यूनिटी जो न्यूरल इम्यूनिटी पढ़ेंगे उसके साथ डिटेल में पढ़ेंगे। बस नटसेल में याद कर लें कि नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी के अंदर ये भी आ रहा है, हर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में ये आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, उसको मार्क करके इन्फ्लेमेशन को बढ़ा के उस सेल को तोड़ के और एंटीजन एंटीबॉडीज के जो कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे उनको रिमूव करा के। सो ये एक और चीज हो गई नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी में जो हम सबके पास मौजूद है। देन जब भी कोई ब्रीच होता है बॉडी की स्किन का, कोई चोट लगती है हमें, वहां पे इन्फ्लेमेशन होती है और इन्फ्लेमेशन की वजह से वो इन्फेक्शन लिमिट हो जाता है। किस तरह से इन्फ्लेमेशन लिमिट करती है उसको देख लेते हैं। 5 फंडामेंटल फीचर्स हैं इन्फ्लेमेशन के जो कि हर इन्फ्लेमेशन के अंदर कम या ज्यादा करके आपको मिल रहे होते हैं। रेडनेस, वार्मथ, आपको लाल मिलेगा या सूजा मिलेगा वो हिस्सा जहां चोट लगी है, बॉडी के बाकी सरफेस से ज्यादा हॉट होगा क्योंकि वहां पे
ब्लड फ्लो भी बढ़ा हुआ होता है और वहां पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी बढ़ गई होती है रिपेयर के दौरान। देन स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है उन जगहों पे, क्योंकि कैपिलरीज के अंदर से इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड निकल के आ जाता है, वेसोडायलेटर रिलीज हुए हुए होते हैं। फिर जहां चोट लगती है, जहां स्वेलिंग होती है, वहां पे आपको पेन भी होता है, क्योंकि पेन कॉजिंग केमिकल्स वहां पे रिलीज हो रहे होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, ब्रेडिकाइनिन्स है, केमिकल इरिटेंट्स है। और साथ में वो पोर्शन जहां पे आपको चोट लगी होती है बॉडी के, वो प्रॉपरली अपना फंक्शन हो सकता है नहीं कर पा रहा हो अगर बहुत सीवियर चोट लगी है। जैसे आपके बाजू में चोट लगी है, आप बाजू को मूव नहीं कर पा रहे होंगे अगर बहुत जोर की चोट लगी है। सो दीज आर फंडामेंटल फीचर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। होता क्या है, जब आप मूवमेंट को लिमिट करते हैं, जब वहां पे ज्यादा डब्ल्यूबीसीज आते हैं, जब ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है डैमेज एरिया में, उस वक्त वहां पे डिजीज लिमिट हो जाता है और वॉल ऑफ हो जाता है इन्फेक्शन। ओके, आमतौर पे 8 से 10 दिन तक ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन परसिस्ट कर सकती है। अगर इससे ज्यादा कहीं पे इन्फ्लेमेशन रह रही होती है, दैट इज कॉल्ड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, मतलब क्रॉनिक हो जाती है, लॉन्ग स्टैंडिंग हो जाती है वो इन्फ्लेमेशन। आमतौर पे आपकी बॉडी की सिस्टम जिस तरह से डिजाइन है कि अगर कहीं कोई ब्रीच ऑफ स्किन होता है, कहीं कोई चोट लगती है, कहीं से कोई पैथोजन एंटर हो जाता है, कोई टिश्यू इन्फेक्ट हो जाता है, आमतौर पे 8 से 10 दिन के अंदर रेजोल्यूशन हो जानी चाहिए और एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को खत्म हो जाना चाहिए। अगर इतने दिन में नहीं हो पा रहा तो बॉडी उसका पीछा छोड़ती नहीं है, बल्कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर कन्वर्ट कर देती है इस रिस्पॉन्स को। ओके, सो ये इन्फ्लेमेशन कॉज करने की एबिलिटी भी हम तमाम लोगों की बॉडी के अंदर है, मेरी बॉडी के अंदर भी है, आपकी बॉडी के अंदर भी है, और ये नॉन स्पेसिफिक है। बैक्टीरिया आएगा किसी भी नाम का, उसके अगेंस्ट में भी हो सकता है, चोट लग गई उसके अगेंस्ट में भी हो सकता है, चाहे किसी भी चीज से चोट लगी हो आपको, वायरस आया उसके अगेंस्ट में भी हो सकती है। उसको लिमिट करने कोई स्पेसिफिक चीज नहीं चाहिए इसको स्टार्ट होने के लिए। ओके, तो ये इन्फ्लेमेशन भी हमारी बॉडी के इननेट इम्यून मैकेनिज्म का पार्ट है। चलिए जनाब, इन्फ्लेमेशन में आप याद रखिएगा केमिकल्स की रिलीज हो रही है, ब्लड वेसल्स में वेसोडायलेशन हो रही है, कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ रही है, और डब्ल्यूबीसीज की ज्यादा तादाद माइग्रेट करके इन्फ्लेम्ड एरिया की तरफ आ रही होती है इन ऑर्डर टू ईट अप द बैक्टीरिया एंड क्लीन अप द डेब्री, या जो बचा कुचा वहां पड़ा रह गया होता है रेमिनेंट बैक्टीरिया का, उसको किल भी करना है हमें और उसके बाद खा के खत्म भी करना है। तो हर तरह के सेल्स आ रहे होते हैं इन्फ्लेम्ड एरिया की तरफ। ये वही 5 स्टेप है जो मैंने आपको पहले दिखाए थे। इन्फ्लेमेशन के बेसिक हॉलमार्क है ये 5, कि जहां पे भी आपकी बॉडी में ब्रीच ऑफ स्किन हो गई, कोई बैक्टीरिया एंटर हो गया, वहां पे केमिकल्स रिलीज होंगे जिनकी वजह से इन्फ्लेमेशन होगी, और इन्फ्लेमेटरी सेल्स आके वहां पे वेसोडाइलेशन करा देंगे। सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे जो कि सेल्स से आपके फेगोसाइट्स को इंटरैक्ट करा के फेगोसाइटोसिस को स्टार्ट करा लेंगे, और बहुत सारे और फेगोसिटिक सेल्स वहां पे आ जाएंगे। देन उसके बाद आखिरकार जब वो सारे के सारे बैक्टीरिया को आपके सेल्स खा जाएंगे तो रिपेयर भी हो जाती है और आपकी कैपिलरी में जहां भी होल हुआ था ये फिल भी हो जाता है। सो दिस इज द हॉलमार्क ऑफ इन्फ्लेमेशन, और इस तरह से इन्फ्लेमेशन लिमिट करके रखती है डिजीज को टू अ सर्टेन एरिया ऑफ द बॉडी। देन पांचवी चीज आपकी बॉडी के अंदर जो एक और मौजूद है, जो कि हम सबकी बॉडी के अंदर डिजाइन हुई हुई है, दैट इज फीवर। जब भी आप देखें कोई इंफेक्शन होता है आपकी बॉडी के अंदर टेम्परेचर में इंक्रीज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड फीवर। आमतौर पे आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, उससे 1 डिग्री ज्यादा हो जाए, 38 डिग्री हो जाए, या आप अगर थर्मोमीटर पे फ़ारेनहाइट में नाप रहे हैं तो 100 डिग्री को लिया जाता है, उससे ऊपर के टेम्परेचर को कहते हैं कि फीवर हो गया आपको। ओके, 100 तक के अंदर जो है 99 तक तो फिर आप प्रॉपर फीवर में कैटेगराइज नहीं कर रहे होते, 100 के बियॉन्ड तो आप कह ही रहे होते हैं कि कंफर्म कि फीवर की कैटेगरी में आ रहा है टेम्परेचर। ये जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है ये भी बॉडी का इननेट रिस्पॉन्स है, नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है, और ये हर तरह के ऑर्गेनिज्म से आपको बचाता है, या आपकी बॉडी के अंदर जो नुकसान हो सकते हैं उनसे आपको बचा के रखना होता है। क्या नुकसान हो सकते हैं, किस तरह बचाता है, ये हम देखते हैं। एक तो ये एक्सेस फ्लूइड लॉस को प्रिवेंट करने के लिए आपकी बॉडी को सिग्नल करेगा कि आप हाइपोथैलेमस की जो टेम्परेचर सेटिंग रेंज थी वहां पे इंफॉर्मेशन दे दी जाए कि जो सेट टेम्परेचर था उसको आपने एक्सीड कर लिया।
ओके, ये पायरोजेंस जो कि इन्फेक्टेड टिश्यू के अंदर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं उनकी वजह से होता है। जहां पे इन्फेक्शन घुस गया वहां पे पायरोजन नाम के केमिकल्स, फॉर एग्जांपल इंटरल्यूकिन 1 और इंटरफेरॉन्स वगैरह रिलीज हो गए। ये आपके हाइपोथैलेमस तक पहुंच के प्रोस्टाग्लैंडिन E2 की रिलीज की वजह से उसका जो टारगेट होता है उसको ये बताते हैं कि भाई टारगेट आपने एक्सीड कर लिया और आपकी बॉडी के अंदर जो नॉर्मल टेम्परेचर रहना चाहिए था उससे ज्यादा हो गया। उसके रिस्पॉन्स पे बॉडी फिर कुछ करना शुरू करेगी जो कि आपको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेगा। वो क्या होगा, जब भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा उस वक्त इंटरफेरॉन एक्टिविटी को बढ़ा दिया जाएगा। उस वक्त आपका अडेप्टिव सिस्टम या स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम जो है वो काम करने के लिए रेडी हो जाएगा। टिश्यू रिपेयर इंक्रीज हो जाएगी, जो बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन है, वायरस की रिप्रोडक्शन है वो इनहिबिट हो जाएगी। सो ये फायदे होंगे आपको फीवर होने के। देन सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स जो कि एंडोथेलियम के पास लगे हुए होते हैं, जो कि आपकी कैपिलरी को रिपेयर करा रहे होते हैं और उनमें जो ब्रीच हुआ होता है उसको बंद कर रहे होते हैं, उनकी एक्टिविटी को भी फीवर बढ़ा देता है। सो एडिशनल इम्यून सेल भी जो आ रहे होते हैं इन्फ्लेम्ड एरिया की तरफ, उनको भी बढ़ा देता है। इसीलिए ये फीवर आपको फायदा पहुंचाता है। सो ये 6-7 चीजें जो हमने पढ़ी मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। इन्नेट इम्यून सिस्टम, ये सारे के सारे आपकी अपनी बॉडी को फायदा पहुंचा रहे हैं। अच्छा, फीवर अगर कम है और लिमिटेड है ये तो आपको फायदा पहुंचा रहा है या आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करा रहा है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा फीवर हो गया वो फिर आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। क्यों? क्योंकि फिर वो प्रोटीन्स को डीनेचर करना शुरू करेगा, मेटाबॉलिक पाथवेज को खराब करना शुरू करेगा, ब्रेन की एक्टिविटी को ऑल्टर करना शुरू करेगा, जिसकी वजह से सीजर आ सकते हैं, ब्रेन डैमेज हो सकती है। अगर बहुत ज्यादा फीवर हो जाए 106 डिग्री या 109 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाए तो फिर डेथ भी हो सकती है, क्योंकि बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स है वो डीनेचर हो जाएंगे, मेटाबॉलिक पाथवेज रुक जाएंगे और ब्रेन डैमेज हो जाएगी इरिवर्सिबल। सो फीवर के बेनिफिट अपनी जगह और ये आपके इन्नेट इम्यून मैकेनिज्म में काम कर रहा है, लेकिन आपने वॉचफुली इसको मॉनिटर करना है। जब ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा होगा उस वक्त आपने फिर इसको रोकने के लिए एंटीपायरेटिक ड्रग्स भी देनी है, पैनाडोल है, ब्रूफेन है फॉर एग्जांपल, और आपने फिर बाकी मेजर्स भी करने होते हैं इससे बढ़ के, ताकि एक सर्टेन लिमिट को फीवर क्रॉस ना कर सके। सो लिमिटेड फीवर हमारे लिए अच्छा है। अडल्ट के अंदर बेटा और चिल्ड्रन के अंदर भी कहा जाता है कि 103 क्रॉस का, बच्चों में ज्यादा सिग्निफिकेंट है। 103 के बाद यूजुअली बच्चों में सीजर शुरू हो जाते हैं। अडल्ट्स के अंदर इससे थोड़ा सा और भी बढ़ जाए तो सीजर शुरू नहीं होते, लेकिन डेंजरस है। 103 को आप मान लीजिए कि ओवरऑल एक कट ऑफ वैल्यू है, जिसके बाद आपको फीवर को एग्रेसिवली ट्रीट करना चाहिए। बच्चों के अंदर तो आप रिस्क ना लें, अगर 100 भी फीवर आ रहा है तो आप एंटीपायरेटिक शुरू कर दें। बच्चों के लिए ज्यादा डेंजरस बेटा इसलिए क्योंकि सीजर्स होने के चांसेस या ब्रेन एक्टिविटी ऑल्टर होने के चांसेस बच्चों के अंदर ज्यादा होते हैं। उनका सीएनएस अंडर डेवलपमेंट होता है, ओके, डेवलपिंग नर्व्स होती हैं, जल्दी हाई टेम्परेचर की वजह से वो अपना फंक्शन लूज करती हैं। ओके, चलिए ओके मेरी तरफ से भी। देन अब मैं रिवाइज करा देता हूं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर, और ये कौन से इम्यून मैकेनिज्म है जो आपके, मेरे पास, हमारे घर वालों के पास, हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली के पास, सबके पास मौजूद है और इन्होंने हमें बचा के रखा। जैसे ही कोई एंटीजन बॉडी के अंदर आई, आपका अपना कोई सेल खराब हुआ, कोई केमिकल बॉडी के अंदर घुस गया, ये वो चीजें हमने डिस्कस की इन्नेट इम्यूनिटी में जो हम सबके पास प्री फॉर्म्ड है एज होमो सेपियंस, और ये हम सबको एक जैसी प्रोटेक्शन देगी। ओके, फीवर अगर मेरे लिए कुछ काम कर रहा है तो आपके लिए भी वही काम कर रहा है, इन्फ्लेमेशन अगर मेरे लिए कुछ काम कर रही है तो आपके लिए भी वही काम कर रही है, अगर न्यूट्रोफिल मेरे लिए बैक्टीरिया को रोक रहा है तो आपके लिए भी रोक रहा है, अगर मैक्रोफेज मेरे लिए फेगोसाइटोसिस करा रहा है तो आपके लिए भी फेगोसाइटोसिस करा रहा है। सो दीज आर इनेट इम्यून मैकेनिज्म्स व्हिच आर अवेलेबल टू एवरी ह्यूमन बीइंग एंड दीज आर नॉन स्पेसिफिक। जैसी बॉडी के अंदर इंफेक्शन आया तो ये इनेट इम्यून सिस्टम तैयार बैठा हुआ है, मुझे न्यूट्रोफिल बनाने नहीं पड़ रहा है, मुझे मैक्रोफेज बनाने नहीं पड़ रहे, मुझे स्किन बनानी नहीं पड़ रही, ये सब मेरे पास पहले से मौजूद है, तो ये फौरन से मुझे बचाने की ट्राई करेगा अगेंस्ट अ पैथोजन। ओके, क्लियर है? यहां तक सबको समझ आया तो मैं रिवाइज करा दूं। इनेट इम्यून मैकेनिज्म समझ में आ गया? चलिए शाबाश।
समरीज की अब हम देख लेते हैं हमने पढ़ा क्या आज, ताकि हम इसको रिवाइज कर लें। सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया कि हमारे पास ये लिस्ट जब डाउन कर दी मैंने क्विकली, यहां से देख लीजिएगा लास्ट स्लाइड से कि क्या क्या इननेट इम्यून मैकेनिज्म के अंदर हम सबके पास मौजूद है। ठीक है, इम्यूनिटी इज द बॉडीज एबिलिटी टू रेजिस्ट अगेंस्ट पैथोजेंस और डिजीज। इस डेफिनेशन को याद कर लीजिएगा, पैथोजेंस के अगेंस्ट में या डिजीज के अगेंस्ट में आपको जो एबिलिटी मिली है फॉर प्रोटेक्शन, दैट इज कॉल्ड इम्यूनिटी। दो तरह की इम्यूनिटी हो सकती है, एक इनबिल्ट हो सकती है जिसमें बहुत सारी चीजें आएंगी जो हमने आज डिस्कस की, हम सबके पास है, हम सबके लिए बराबर है, हम सबके लिए बेनिफिशियल है। और नॉन स्पेसिफिक है, कोई भी बैक्टीरिया आ गया, कोई भी वायरस आ गया तो ये फौरन से अपना काम शुरू कर देंगी बगैर सोचे समझे कि कौन सा वाला वायरस था, कौन सा वाला बैक्टीरिया था। ये स्पेसिफाई करके काम शुरू नहीं करती, बल्कि ये फौरन से काम शुरू कर देती। इनमें क्या क्या चीजें आ गई, इंटैक्ट एपिथेलियम आ गया, हमारी सीक्रेशंस आ गई, फ्लूइड का फ्लो आ गया। ये सारी वो चीजें हैं जो टीयर्स हैं आपके, आईजी एंटीबॉडीज हैं सीक्रेशंस में, एपिथेलियम स्किन है आपकी, रेस्पिरेटरी जीआई म्यूकोसा है, ये सारे के सारे न्यूट्रोफिल्स, यूजोफिल्स, बेसोफिल्स, नेचुरल किलर सेल्स, फेगोसाइट्स, ये सब मौजूद हैं। ये इसके अंदर फौरन से काम शुरू करते हैं। इंटरफेरॉन्स का मैंने फिर आपको फंक्शन बताया, पड़ोसी सेल को बता रहा है कि कौन सा सेल खराब हो गया। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स का मैंने आपको फंक्शन बताया कि ये लेबल कर रही है बैक्टीरिया को, ये उसकी मेम्ब्रेन को तोड़ रही है, ये उसको ऑक्सीडाइज करा रही है, प्रेसिपिटेट करा रही है। जब भी एंटीबॉडीज बनती है वहां पे फिर आपकी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स भी एक्टिव हो जाते हैं। देन इन्फ्लेमेशन है हम सबके पास, फीवर है हम सबके पास। ये हमारे इननेट इम्यून मैकेनिज्म की समरी हो गई, ये वो हमारे हथियार हो गए जो कि हम सबके पास एक बराबर मौजूद है, हम सबके लिए एक जैसा काम कर रहे होते हैं। इसको आप नॉन स्पेसिफिक या इननेट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये स्पेसिफिक के अगेंस्ट में काम नहीं कर रहे, हर एक के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। किसी भी चीज की वजह से एलर्जी हुई है, एलर्जिक कॉम्प्लेक्स बना, ये काम करे। कोई भी बैक्टीरिया आ गया, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, ये अपना काम करेंगे। स्ट्रेप्टोकोकस आ गया, स्टेफिलोकोकस आ गया, ये अपना काम करेंगे। ओके, कोई भी वायरस आ गया, हेपेटाइटिस का वायरस आ गया, कोरोना का वायरस आ गया, इस सिस्टम ने जरूर अपना काम करना है। ओके, सो नॉन स्पेसिफिक है और इनबिल्ट है, इननेट इम्यूनिटी हम सबकी। एंड दीज आर द प्रोसेसेस वी ऑल हैव एज पार्ट ऑफ द इननेट और नेचुरल इम्यूनिटी। नेचुरल और आर्टिफिशियल को छोड़ दीजिए, अभी वो एक दूसरी बहस है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। ओके, इननेट इम्यूनिटी हम सबकी होती है और ये नेचुरली होती है। ऑफ कोर्स ये आर्टिफिशियल नहीं है, किसी ने लाके डाले नहीं है मेरे अंदर न्यूट्रोफिल्स, किसी ने मेरे अंदर लाके बाहर से मैन्युफैक्चर करके यूजोफिल नहीं डाले। नेचुरल इम्यूनिटी में कुछ चीजें और भी आती हैं जिसकी हम कल बात करेंगे। आप लोग पहले पढ़ रहे हैं ह्यूमोरल और सेल मेडिएटेड दोनों, मतलब एंटीबॉडी वाली इम्यूनिटी और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, उसके बाद फिर आपको नेचुरल और एक्टिव और पैसिव का फर्क समझ में आएगा। ओके, चलिए सीक्रेशंस वाले पॉइंट का एक फरमाइशी मैसेज आया तो मैं इसको भी रिपीट कर दूं कि बॉडी की सीक्रेशंस आपको कैसे बचा रही हैं। देखिए, जो भी सीक्रेशन है आपके सिस्टम में से बाहर निकल रही है, तो अगर उसके अंदर कोई पैथोजन आ गया था, फॉर एग्जांपल आई के अंदर कोई बैक्टीरिया चला गया, तो लैक्रिमल ग्लैंड्स या लैक्रिमल डक्ट से टीयर्स की फॉर्मेशन जो होगी वो फ्लश अवे कर देगी। इसी तरह हमारी बॉडी के सरफेस पे या स्किन के पोर के अंदर कोई पैथोजन चला गया, जो हमारा स्वेट निकल रहा है वो बाहर की तरफ जा रहा है तो उसको फ्लश अवे कर देगा। माउथ के अंदर कोई बैक्टीरिया आ गया, आपका जो म्यूकस बनेगा उसके अंदर वो डिसॉल्व हो जाएगा, उससे वो स्टमक में चला जाएगा बोलस के साथ या खाने के साथ और वहां जाकर फेल हो जाएगा। इसी तरह यूरिन के अंदर जो आपके किडनी के ट्रैक्ट के अंदर अगर कोई बैक्टीरिया चला गया था वो फ्लश होके ब्लैडर के अंदर आएगा और फिर बॉडी से पास हो जाएगा। सो दिस इज द रोल ऑफ सीक्रेशंस इन गिविंग यू इम्यूनिटी। ओके, सो इननेट इम्यून मैकेनिज्म सबको समझ में आ गया। ओके बेटा फातिमा, होम्योस्टेसिस इज समथिंग एल्स, वहां पे आप कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट की बात कर रहे होते हैं और यहाँ आप इम्यूनिटी को शुरू यहां से कर रहे हैं। इट इज योर बॉडीज एबिलिटी टू रेसिस्ट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स एंड द पैथोजेंस। ओके, ये दो अलग अलग चीजें हो गई
वहां पे आप नॉर्मल को मेंटेन कर रहे हैं होम्योस्टेसिस में, और किस तरह से एबनॉर्मल को रोकना है, ये काम आपकी इम्यूनिटी का है। ओके, एक प्रिवेंट करने वाली कहानी कर रही है, दूसरा चेंजेस को रेजिस्ट कर रही है जो कि किसी भी वजह से हो सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गई है, आपने भाग दौड़ के पसीना ज्यादा जाया कर दिया, तो अब कोई पैथोजेनिस नहीं आया, कोई पैथोजेनिसिटी नहीं हुई, कोई डिजीज नहीं आ गया, बल्कि आपकी बॉडी के फ्लूइड लेवल कंपार्टमेंट्स को अल्टरेशन हो गई, तो वहां पे होम्योस्टेसिस का रोल है। लेकिन अगर कोई बाहर से नुकसानदेह चीज आ गई, या आपका अपना कोई सेल खराब हो गया, म्यूटेट हो गया, उससे आपको बचाने का काम जो है वो आपकी इम्यूनिटी का। ओके, सो इम्यूनिटी सबको समझ में आ गई, और इननेट इम्यूनिटी भी समझ में आ गई, जो पहला पोर्शन हमने पढ़ा, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। चले जनाब, जिन जिनको समझ में आ गई उनको मेरी तरफ से थैंक यू, और बता दें चैट में अगर समझ आई है तो। ओके, चलिए शाबाश, इम्यूनिटी भी समझ में आ गई और इननेट भी समझ में आ गई। नेक्स्ट लेक्चर में अब से 15 मिनट बाद हम स्पेसिफिक इम्यूनिटी की बात करेंगे, वो इम्यूनिटी जो किसी खास ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में हम क्रिएट करेंगे, उसको अब हम पढ़ेंगे। उसमें दो तरह की चीजें हो सकती हैं, या तो हम किसी खास ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनाने की ट्राई करेंगे कि हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स उसको पहचान लें और उसको मार दें, उसका नाम होगा ह्यूमोरल इम्यूनिटी और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, एक तरीका किसी स्पेसिफिक को रोकने का। या फिर ये हो सकता है कि आप उस स्पेसिफिक से जिस सेल को इन्फेक्शन हो गई है, जहां पे भी वो स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म घुस चुका है और सेल को खराब कर चुका है, उस सेल को डायरेक्ट टेक करते हैं, दैट इज कॉल्ड साइटोटॉक्सिक इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी वाला पोर्शन आपको मैं कवर कराऊंगा आज, और ह्यूमोरल इम्यूनिटी या एंटीबॉडी फॉर्मेशन वाला जो रिस्पॉन्स है वो कल आपको डॉक्टर नायला कराएंगे कवर। ओके, मिट्स के बारे में एक सवाल हुआ है जिसका जवाब मैं नहीं दे सकता, मिट्स के हवाले से बेटा आप लोगों को एडमिन से कांटेक्ट करना चाहिए। ओके, वो आपको बता सकते हैं, दे आर इन अ बेटर पोजीशन। चलिए, क्लियर है तो फिर हम इसको बंद करते हैं यहाँ पे, और अगले लेक्चर की तरफ चलेंगे 15 मिनट्स के बाद। ओके, नजम क्लियर कर दें, बंद कर दें इसको। ओके सर, ओके। ओके, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू।